Good morning, students. Students, I am Dr. Danny Saxena and I will teach you history. In history, today we will study about an empire across three continents. Chapter number 3. First of all, students, we have to know how many continents on the earth. So, area wise, we can see first of all saffron one, Asia continent, second one area wise, yellow one, Africa continent, then North America continent, then South America continent. It is also known Latin America continent, then Antarctica, where no country situated, then Europe, and smallest one continent is Australia. So we can say there are 7 continents on the earth. Now we have to come to our today's point. It was ancient Roman Empire which was spread across the 3 continents, namely Europe, red color, Africa, yellow color, and Asia. Now, you must know what is the source to know about Roman Empire. Students, there are 3 sources to know about Roman Empire. First source is ancient Roman texts, second one is documents, and third one is material remains. I repeat, source to know about Roman Empire. Ancient Roman texts, first one, ancient Roman documents, second one, ancient Roman material remains, third one. यहाँ ये भी जानना पड़ेगा स्टूडेंट आपको कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन, एक छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि रोमन साम्राज्य के बारे में जानने के लिए कितने स्रोत हो सकते हैं. तो इसका आंसर होगा देयर आर 3 सोर्सेज ओनली एंड दीज आर 3 सोर्सेज. नाउ वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट वन, एंशिएंट रोमन टेक्स्ट. एंशिएंट रोमन टेक्स्ट जो है वो एक बुक के माध्यम से हमारे सामने आते हैं जिसको एनल्स बोला जाता है. एनल्स में पूरे ईयर की, पूरे वर्ष भर की वार्षिक वृत्तांत या सारी बातें लिखी जाती थी, जिसमें कि उस समय के एम्परर्स के लेटर्स हुआ करते थे, उनकी स्पीचेस हुआ करती थी, sermons हुआ करते थे, और उसमें कानून भी लिखे होते थे. जो भी कानून में परिवर्तन होते थे, एवरी ईयर जब भी नए एनल्स आया करते थे तो उसके अंदर वो सब कुछ लिखा होता था. तो रोमन एम्पायर को जानने का एक बहुत बड़ा माध्यम एनल्स है. सेकंड देखते हैं रोमन एम्पायर को जानने का, डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 2 तरह से हमें मिलते हैं रोमन एम्पायर के. एक तो इंस्क्रिप्शंस और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो है पैपायरस स्क्रॉल्स के माध्यम से. पैपायरस एक पेड़ का नाम है जिसकी छाल पर, जिसके पत्तों पर लिखा जाता था, और आज भी उसके एविडेंस, उसके साक्ष्य हमें मिलते हैं, जो कि रोमन साम्राज्य के विषय में बहुत सारी बातों का हमें नॉलेज देते हैं. थर्ड वन इज़ मटेरियल रिमेन्स. मटेरियल रिमेन्स में एंशिएंट बिल्डिंग्स हम देखते हैं जो आज भी टूटी फूटी हालत में रोमन साम्राज्य की गाथा को बताती हैं. न सिर्फ बिल्डिंग्स बल्कि उन बिल्डिंग्स में खुदाई के समय पाए जाने वाले कुछ मटेरियल्स जैसे कॉइन्स हो गए, और कुछ मटेरियल्स जैसे कुछ बर्तन हो गए, और यूज़ का कुछ सामान, ये सब हमें रोमन साम्राज्य के सोर्स के रूप में दिखाई देते हैं. अब बात करते हैं कि उस समय जिस समय रोमन साम्राज्य 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, 2 ही साम्राज्य पूरे वर्ल्ड में ऐसे थे, 2 ही एम्पायर ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे. वो कौन कौन से थे?
एक तो रोमन एम्पायर था और दूसरा था पर्शियन। क्योंकि ये दोनों पावरफुल थे इसलिए आपस में ये दोनों लड़ते रहते थे, इनका टकराव होता रहता था, इनकी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, एम्पायर को बढ़ाने के लिए। और इस टकराव के बाद ज़्यादातर रोमन साम्राज्य का हमें ऐसा एविडेंस मिलता है कि वो जीतता था। रोमन साम्राज्य का इस मैप के माध्यम से भी हम स्टडी कर सकते हैं। रोमन एम्पायर यूरोप में स्पेन से लेकर मेडिटेरियन सी तक, अफ्रीका के डेजर्ट में सीरिया तक फैला हुआ था। जबकि अगर हम देखें तो इसके उत्तर में इसकी सीमाएं राइन और डैन्यूब नदी द्वारा चिन्हित की गई थी, यानी कि राइन और डैन्यूब नदी इसके बॉर्डर हुआ करते थे, जबकि दक्षिण में सहारा डेजर्ट इसका जो बॉर्डर हुआ करता था। अब देखते हैं पर्शियन एम्पायर का मैप। पर्शियन एम्पायर पूरे क्षेत्र को कैस्पियन सी के दक्षिण में ईस्ट अरब और अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से को कंट्रोल करता था, नियंत्रित किया करता था। यहाँ पर इस मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं कि रोमन एम्पायर और ईरानियन एम्पायर, ये दो बड़े एम्पायर जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए थे। रोमन एम्पायर के फेजेस, सो देर आर ओनली 3 phases. First one is Roman monarch 753 BCE to 509 BC. Second one Roman Republic 506 BC to 27 BC. Then last Roman Empire 27 BC to 14 AD. Now difference between Roman and Persian Empire. इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको 2 मेजर पार्ट के माध्यम से हम समझेंगे। पहला जो बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है इन दोनों एम्पायर्स में वो है डाइवर्स पॉपुलेशन का डिफरेंस। रोमन एम्पायर की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी, बहुत ज़्यादा उसमें संस्कृति, कल्चर मिला करती थी, जबकि पर्शियन एम्पायर में डाइवर्सिटी रोमन एम्पायर से कम थी। इसका एक कारण ये भी था कि पर्शियन एम्पायर को पार्थेनियन डायनेस्टी ने और सासेनिया डायनेस्टी ने कब्जा कर रखा था। उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो उन्होंने हथिया लिया था अपने पावर के बल पर। और ये जो दो डायनेस्टी थी इनका मैप हम देख सकते हैं। ग्रीन कलर का जो मैप है वो पार्थेनियन डायनेस्टी का है, जबकि ब्लू कलर का मैप सासेनिया डायनेस्टी का है। तो इस वजह से एक ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से रोमन एम्पायर का जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी और पर्शियन एम्पायर की जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स नहीं हुआ करती थी। अब देखते हैं सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस लैंग्वेज से रिलेटेड है। रोमन एम्पायर की लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा डाइवर्स थी, जबकि ईरानियन या पर्शियन एम्पायर की जो लैंग्वेजेस थी वो डाइवर्स नहीं थी। उसका रीज़न भी यही था कि रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा 3 कॉन्टिनेंट्स में उसका वो साम्राज्य था या वो स्प्रेड था। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रोमन एम्पायर के ईस्ट में ग्रीक लैंग्वेजेस ज़्यादा यूज़ हुआ करती थी, जबकि वेस्ट में लैटिन लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ करता था। गवर्नमेंट के जितने भी कार्य हुआ करते थे रोमन एम्पायर के वो लैटिन लैंग्वेजेस में ज़्यादा हुआ करते थे। आगे देखते हैं द 3 मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर। इनके फेजेस तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, रोमन मोनार्च, रोमन रिपब्लिक, रोमन एम्पायर। पर इनके इन तीनों फेजेस में 3 अलग अलग प्रकार के जो पॉलिटिकल प्लेयर्स थे वो कौन कौन थे। रोमन मोनार्च का जो रिलेशन था वो एम्परर से हुआ करता था और एम्परर
सोर्स ऑफ अथॉरिटी हुआ करता था, जबकि रिपब्लिक का रिलेशन सीनेट से था। सीनेट बॉडी ऑफ वेल्दी फैमिलीज़, या ये कह सकते हैं कि रोमन एम्पायर में जो राजवंश के या बहुत अभिजाते, बहुत अच्छे फैमिली से जो लोग हुआ करते थे, उन्हीं को सीनेट में लिया जाता था। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ये समझ सकते हैं कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और इंडिया में जो राज्यसभा है उसके जो मनोनीत जो भी मेंबर होते हैं वो कुछ इस टाइप के थे, रोमन सीनेट के लोग। और थर्ड है रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का जो रिलेशन था वो उसकी आर्मी से था। वो आर्मी पेड हुआ करती थी और प्रोफेशनल हुआ करती थी। एम्परर को अगर हम देखें तो अगस्टस 27 BC से 14 AD तक एक ऐसा एम्परर था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसने अपने समय में सबसे ज़्यादा अपना एम्पायर का जो एरिया था वो बढ़ा दिया था। और ये एक ऐसा शासक था जिसने सीनेट को हटाकर अपना एम्पायरशिप बढ़ाया था। सेकंड देखते हैं हम सीनेट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सीनेट एक बहुत बड़े ऐसे फैमिली के समूह हुआ करते थे जो कि रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा गुणी माने जाते थे, बहुत ज़्यादा धनी माने जाते थे, जिनका समाज में एक स्थान हुआ करता था। और थर्ड हम देखें तो वो था द आर्मी। रोमन एम्पायर की जो आर्मी थी वो पेड और प्रोफेशनल हुआ करती थी। मींस उनको सैलरी मिला करती थी, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन भी मिला करती थी, और वो बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे, वॉरियर होते थे, बड़े बड़े प्रोफेशनल हुआ करते थे, जिसके बल पे उन्होंने अपना जो एम्पायर था वो इतना ज़्यादा फैला दिया कि 3 कॉन्टिनेंट में वो फैला हुआ हमें दिखाई पड़ता है। नाउ सक्सेशंस टू द थ्रोन इन द रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य में सिंहासन का उत्तराधिकारी अगस्टस, जो एक रोमन का एक बहुत पावरफुल एम्परर था, उसने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें ये कहा गया कि राजा के बाद उसका या तो नेचुरल सन या फिर एडॉप्टेड सन, इन दोनों में से कोई भी उसका सक्सेशन हो सकता है, उत्तराधिकारी हो सकता है। और बाद में कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया, पर क्योंकि अगस्टस बहुत ज़्यादा पावरफुल था इसलिए उसका ज़्यादा विरोध नहीं हो पाया। और अगस्टस के बाद उसका एडॉप्टेड चाइल्ड टाइबेरियस जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, टाइबेरियस का जो टाइमिंग था वो 14 AD से 37 AD, वो अगस्टस के गद्दी पर बैठा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा। प्रिंसिपेट या प्रिंसिपेट उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें कि सीनेट की पावर को फिनिश कर दिया जाता है और सीनेट की पावर एक एम्परर के पास आ जाती है, जैसा कि अगस्टस ने सीनेट को हटाकर खुद अपनी पावर से शासन करना शुरू कर दिया था। आशा है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको मिली होगी। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस तो हैं ही, बल्कि अगर इसको आप बार बार देखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चंस की भी पूरी सोल आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पार्ट मैं कल इसमें डालूँगा। थैंक यू।